लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हर मैच में एक स्लोगन नहीं होता है। खेला होवे जो दीदी ने नारा लगाया था वो खेला हुआ, और सिर्फ बंगाल के लोगों ने नहीं बल्कि पूरे दुनिया में देखा गया और उसको सराहा गया। इस बार का हम लोगों का नारा है कि जोतो को हमला आबर जीत दे बांग्ला। तो 3 बार हम लोग जीत गए और इंशाअल्लाह ताला चौथा बार तृणमूल का झंडा हम लोग बंगाल के सरजमीन पर लहराने जा रहे हैं, और इससे कहीं भी किसी भी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए गहमा गहमी बिल्कुल शुरू हो गई है। टीएमसी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर सीपीआईएम, सब पार्टी की ओर से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल हम लोग मौजूद है कलकत्ता के वार्ड नंबर 135 गार्डन रीच मटिया बुरुज इलाके में। यहाँ पे टीएमसी माइनॉरिटी सेल के स्टेट के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी साकिब शहजादा बॉबी मिल गए हैं। हम इनसे बात करेंगे 2026 के चुनाव को लेकर। साकिब साहब, 2021 में आपकी पार्टी का एक मशहूर नारा था खेला होवे, लेकिन 26 में ये नारा आप लोग नहीं दे रहे, क्या आप लोग डर गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के थ्रू सभी आपके जो हमारे व्यूवर्स थे उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और आपने जो ये पहला सवाल किया है, पहला ही सवाल जो है आपने बहुत ही बाउंसर मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हर मैच में एक स्लोगन नहीं होता है। खेला होवे जो दीदी ने नारा लगाया था वो खेला हुआ, और सिर्फ बंगाल के लोगों ने नहीं बल्कि पूरे दुनिया में देखा गया और उसको सराहा गया। इस बार का हम लोगों का नारा है कि जोतो करो हमला आबर जीत दे बांग्ला। तो 3 बार हम लोग जीत गए और इंशाअल्लाह ताला चौथा बार तृणमूल का झंडा हम लोग बंगाल के सरजमीन पर लहराने जा रहे हैं, और इससे कहीं भी किसी भी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। इस बार एसआईआर हो रहा है, तकरीबन 91 लाख लोगों का नाम डिलीट हो चुका है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो जितने लोग डिलीट हुए हैं मैक्सिमम लोग टीएमसी के सपोर्टर्स है। टीएमसी इज गोइंग टू सफर वेरी बैडली। देखिए, हम लोग कभी भी, हम लोगों की जो नेत्री है, हम लोगों की सीएम ममता बनर्जी, हम लोग कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। भले ही उनके ऊपर टैग लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम लोग बंगाल के सरजमीन पर जो काम हुआ है, जिस तरह से दीदी ने जब पहली बार 2011 में जब दीदी इलेक्शन जीती थी तो उसके पहले एक नारा लगाया गया था कि बदला नहीं बदल चाहिए, तो बदल चाहिए, तो वही हुआ है। तो हम लोगों ने बदला वाला राजनीति नहीं किया। जिस तरीके से आज बीजेपी डरा रही है कि हम लोग आएंगे तो सबका हिसाब होगा, आज भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से सबका हिसाब भी होगा। हम लोगों ने कभी इस तरह का नारा नहीं दिया है, और हम लोग जो लेकर चल रहे हैं बंगाल में, बंगाल दीदी अपना डेवलपमेंट के काम को लेकर चल रही है, और इसी को काम को लेकर हम लोग पब्लिक के सामने जाएंगे और हम लोगों का इस पर फिर शानदार जीत होगा। क्या विकास हुआ है आप लोग का सरकार में, बताइए। 15 साल से तो ममता बनर्जी की सरकार। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसलिए कि ये सवाल जल्दी कोई करते नहीं है। और अगर आज आप बीजेपी वालों से पूछिएगा कि क्या विकास हुआ है हिंदुस्तान में, तो वो लोग, आप 5 पूछिएगा 3 भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि सिर्फ बंगाल के सरजमीन में फ्लाईओवर्स का जो जाल बिछाया वो किसने बिछाया है? 2011 के बाद ममता बनर्जी ने बिछाया। 2011 के बाद जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो हालात था, अगर पीजी हॉस्पिटल में एक शुगर का पेशेंट भी जाता तो हार्ट अटैक से मर जाता। आज आप पीजी हॉस्पिटल में जाइए, वहां के हालात को, वहां के सर्विसेज को देखिए। न ही सिर्फ पीजी हॉस्पिटल बल्कि पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप किया है, इसके अलावा हर इलाके में पब्लिक डिमांड पर जिस तरह से स्कूलों को तामीर किया गया, अगर पब्लिक ने डिमांड किया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए सरकारी, तो स्कूल इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के टाइम में दिया गया। इसके अलावा दीदी ने इतना सारा प्रकल्प दिया है, जिसमें कन्याश्री आता है, जो बच्चियों के लिए खासकर पढ़ने के लिए हेल्प की जाती है, रूपाश्री जो लड़कियों की शादी के लिए 25,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि स्वास्थ्य साथी दे रहे हैं, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। इसके अलावा आप लक्ष्मी भंडार देख लीजिए। अभी देखिए, जब दीदी ने नौजवान यूथ के लिए जो निकाला है कि 1500 रुपये महीना दिया जाएगा 19 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक का, इस तरह का ना जाने कितना सारा प्रकल्पों है जिनके उस प्रकल्पों के बिना पर यूनिसेफ की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया है। तो उनके कामों को गिनाने की जरूरत नहीं है, आप चलिएगा रास्ते में तो तृणमूल कांग्रेस का काम दिखता चला जाएगा। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी या अमित शाह जी जितना भी आकर यहाँ पर मजहब के नाम पर हथकंडा कर ले, लोगों को बांटने की राजनीति कर ले, लेकिन हम तमाम लोग बंगाल के रहने वाले,
हम बंगाल के शहरी हैं, हम मुसलमान नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम बंगाली नहीं है, हम बंगाल के रहने वाले हैं। और हम लोग जब भी वोट देते हैं तो बंगाल के डेवलपमेंट को देख कर करते हैं, बंगाल में सरपरस्ती कौन करेगा उसको देख के करते हैं। इस लिहाज से मैं कहता हूं कि जो तरक्की है, जो काम, वो काम के बिना पर हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, माइनॉरिटी सेल के आप नेता है, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता है। बंगाल का जो माइनॉरिटी है 35% जो है मुसलमान समाज है। अभी क्या लगता है, बंगाल का मुसलमान इस बार फिर से ममता बनर्जी का साथ देगा? बिल्कुल देगा, क्यों नहीं क्योंकि देगा। कुछ लोग का ये कहना है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को ठगा है, उनका कुछ विकास नहीं हुआ। देखिए, ठग तो रहा है बीजेपी। जिस तरह से अपने बी टीम को उतार दिया गया था बंगाल में, हुमायूं कबीर के नाम पर, AIMIM के नाम पर, आज तमाम मुसलमानों के सामने वो पर्दाफाश हो गया है। जिस तरह से मुसलमानों को बेचने की डील हो रही थी, 1000 करोड़ रुपए का जो डील हुआ था, वो डील का जो पर्दाफाश हुआ है, इससे क्लियर हो गया है कि मुसलमान के साथ अगर सच्चाई के साथ कोई खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी खड़ी हुई है। और बीजेपी ने जो अपना प्रोग्राम किया था, जिस तरीके से AJUP पार्टी को बनाया गया, जिस तरह से AIMIM का अलायंस कराया गया, जिस तरह से मुसलमानों को वोट को डिवाइड करने की कोशिश की गई, पोलराइज करने की कोशिश की गई, तो हम लोगों के लीडरशिप ने उसका पर्दाफाश किया। जो आपने पिछले दिन जो वीडियो देखा, उससे सब कुछ क्लियर हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मुसलमान का कोई हिमायती है तो ममता बनर्जी, इसके अलावा बाकी सब के सब जितने भी आ रहे हैं, सब सिर्फ मुसलमान के वोट को तकसीम करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर का कहना है कि ये वीडियो तो AI से बनाया गया। देखिए, आजकल हर कोई के मुंह पे AI आ गया। अब AI का डेफिनेशन पता नहीं चला, पिक्चराइजेशन देखकर समझ में आ जाता है। देखिए, आप अपने आप को जितना सफाई दे लीजिए, लेकिन अगर AI के बारे में हुमायूं कबीर जी जानते हैं तो बंगाल की जनता भी जानती है। मेरे ख्याल से आजकल के जो जेनजी हैं, जो नौजवान हैं, AI का डेफिनेशन उनसे ज्यादा उनको दे सकते हैं। तो अगर वो कहेंगे AI है, पब्लिक आवाम सब जानती है और आवाम के नजरों से कुछ छुपता नहीं है। ममता बनर्जी ने इतना स्कीम लाया, उसके बावजूद भी बंगाल में जॉब तो नहीं है, युवा तो यहाँ पर जो है जॉबलेस है, बेकार है। भाई, जॉब के बारे में आप बात करें, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। तो क्या मोदी जी से कोई क्यों सवाल नहीं करता? आप मोदी जी के लोगों से, अब बीजेपी वाले तो खड़े, उनसे आप जाकर सवाल कीजिए। अभी तो बंगाल का चुनाव चल रहा है ना। हाँ, तो ठीक है, बंगाल में बीजेपी भी तो लड़ रहा है। तब बीजेपी से एक बार जाकर पूछिए कि भाई, अगर आपको लगता है कि दीदी जॉब देने में नाकाम है, तो मोदी जी ने तो 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए हर इंसान के पॉकेट में आ जाएगा। तो क्या आया? क्या मैं पूछूंगा तो जवाब नहीं देंगे। आप मीडिया वाले, आप कम से कम आप ही जाके पूछिए ना बीजेपी वाले से। बीजेपी तो बहुत गहमा गहमी करके रखा है बंगाल के सरजमीन में, और उनका कहना भी है कि वो लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर वो चाह रहे हैं, अगर तो उनसे भी सवाल कीजिए कि भाई, मोदी जी ने जो वादा किया था पूरे हिंदुस्तान को लेकर, क्या उसमें 1% भी सच्चाई साबित हुआ है? तो अगर हो गया होगा तो फिर हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, दीदी नाकाम है। कहीं ना कहीं दीदी रोजगार दे रही है बहुत सारे, बहुत। जो 34 साल की सरकार जब गई थी, कंपनी बंद थे, यहाँ पर बाहर का कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता था। आज आपका कंपनीज बाहर के आते हैं, यहाँ पर न्यू टाउन के एरिया में तमाम कंपनीज को लेकर बैठा जाता, बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है। और 15 साल दिया, किसी को 34 साल दिया था। आज भाई मोदी जी को भी तो 15 साल दिया। मोदी जी ने क्या किया देश के लिए? तो दीदी को जब मौका मिला, दीदी ने फिर भी अपना ट्रेलर दिखाया है। एक बार और मौका मिलेगा, इंशाल्लाह ताला नौकरी और ज्यादा से ज्यादा होगा। इलेक्शन सर पर है, ईडी के जांच में टीएमसी के कई कैंडिडेट्स है, क्या आप लोगों को खौफ है, डर है? देखिए, मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के थ्रू सब तमाम वोटर्स को बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी का खेला है। देखिए, जब भी बीजेपी जब इलेक्शन कहीं पर लड़ने जाती है, सबसे पहले उनका 5-6 स्टेप्स होता है। वो स्टेप्स तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले वो इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरह से चेंज किया गया। उसके बाद में SIR किया गया। उसके बाद में बहुत सारे जो यहाँ के अलग अलग ऑफिसर्स थे, उनका तबादला किया गया। आज भी किया जा रहा है, आज भी 22-23 ऑफिसर्स का तबादला किया गया। ये हुआ 3। चौथा, मीडिया को लगा दिया जाएगा। आज हर चैनल में देखिएगा, नेशनल मीडिया में देखिएगा कि ओपिनियन पोल के नाम पर पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। ये हुआ इनका चौथा स्टेप। अब 5वां स्टेप देखिए कि अपने हिसाब से अपने ऑफिसर को हर जगह डिप्लॉय कर रहे हैं। और इनका आखिरी स्टेप भी कहीं ना कहीं EVM भी हैक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आवाम, बंगाल की जनता TMC को पसंद करती है कि इनका 5 और 6 स्टेप नाकाम होगा और फिर से एक बार तृणमूल की सरकार बनेगी। चलिए, हम बात करेंगे कलकत्ता पोर्ट विधानसभा की, जहाँ पर आप लोग की कर्म भूमि है, रणभूमि है। यहाँ पर फिरहाद हकीम हेवीवेट मिनिस्टर है, मेयर है, 3 बार के MLA है। उनका टक्कर बीजेपी, CPM, कांग्रेस सबके साथ है।
क्या लगता है फिरहाद हकीम के लिए लड़ाई इस बार बहुत मुश्किल होगा? मैं बस एक ही बात कहूंगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। फिरहाद हकीम साहब जीते हैं और फिर जीते हैं। लॉजिक क्या है? उनका काम है जिस तरीके से काम किए हैं, जिस तरह से उनके वार्ड में अगर आप देखिएगा, उनके कंस्टिट्यूएंसी में देखिएगा, तो मेरे ख्याल से 5 वार्ड ऐसा होगा जहां पर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। 3 वार्ड है जिसमें सब मतलब माइनॉरिटीज जो हैं उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन कहीं पर भी उनकी वोटों में कमी नहीं होती है। और उनके काम में भी फर्क नहीं है, हर वार्ड को एक तरह से लेकर चलते हैं, तो काम के बिना पर है वो उनका जीत तय है। उनके बारे में बात मत कीजिए, उनका जीत तय है। और बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर मेहनत कर रही है। मेहनत करना सबका है भाई, सभी आते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच होता है, अकेले इंडिया तो फाइनल में नहीं चला जाता ना, सभी खेलता है। लेकिन पहले से आमतौर पर सबका आज के जमाने में एक प्रेडिक्शन होता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है। उसी तरीके से बॉबी हकीम साहब का भी है कि टीम बहुत सारा आया है, लेकिन फाइनल में यही प्लेयर जाने वाले। मोदी जी बंगाल में आके कह रहे हैं कि महाजंगल राज चल रहा है और ये बार पाल्टानो दरकार। मोदी जी तो हर जगह यही सब बात करते हैं। अभी मोदी जी ने अभी आसाम में भी वादा किया है, आसाम के बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे। जिस तरीके से मणिपुर में जो जंगल राज का एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने मिलेगा, जिस तरह से 2 समुदाय आज मणिपुर में 2 साल से लड़ रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिनों आगे भी देखा कि एक फैमिली को, एक बच्चे को वहां पर उसके फैमिली को जला दिया गया, मार दिया गया। वहां पर जंगल राज नहीं है। वहां पर मोदी जी को पहले वहां जाकर जंगल राज को देखना चाहिए, वहां पर जाकर देखना चाहिए। वो यहाँ पर कह रहे हैं बंगाल की आवाम कुछ कहीं ना कहीं, एक जब घर होता है तो कहीं पर कुछ बर्तन टूटता है, कहीं पर कुछ होता है। उसको दीदी इतनी कैपेबल है इसके लिए कि दीदी अपना मैनेज कर लेंगे। उसके लिए दीदी मोदी जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो लोग क्या क्या अनाप शनाप भाषण देते हैं, उन लोगों का बात तो सुनिए। अभी अमित शाह जी का सुना कि असम में कह रहे हैं कि हर एक घर में गाय दिया जाएगा, एक गाय दिया जाएगा, एक भैंस दिया जाएगा। इस तरह का इन लोग स्टेटमेंट जहां पर जाते हैं वहां पे लोगों को जिस तरह से मिसगाइड करते हैं और जिस तरह से अपने गलत बातों पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। बंगाल की आवाम, बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है और यहाँ पर एक तहजीब है भाईचारा का, मेल मिलाप का। यहाँ पर उनका ये सब भाषण काम नहीं आएगा। जंगल राज पुराना डायलॉग है। मोदी जी को अगर जंगल राज ठीक करना तो यूपी में पहले करें। उनका सीएम जहां घुस कर लोगों के घर को तोड़ता है, तो फिर कोर्ट क्यों है, कानून क्यों है, पुलिस क्यों है? अगर चीफ मिनिस्टर घुस के किसी के घर में बिल्डोजर चला दे तो इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? अभी आपने यूपी के सीएम के नाम कह दिया, तो योगी आदित्यनाथ बंगाल आ रहे हैं, क्या लगता है कि वोट और पोलराइज होगा? कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में बस इतना ही कहना है कि वो 12 सभा कर ले या 24 कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपने मेरे पहले जवाब पर ध्यान नहीं दिया है कि बंगाल की जनता जो है भाईचारा पर विश्वास रखती है। यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं चलता है, यहाँ पर जात पात धर्म की राजनीति नहीं चलती है। मेरे ख्याल से बीजेपी एक गलत स्टेप ले रही है कि योगी जी जैसे नेता को बंगाल में भेज रही है। जो थोड़ा सा पर्देदारी है वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी साफ हो जाएगा। अमित शाह का यह कहना है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं और भवानीपुर से भी जीत रहे हैं। क्या लगता है दीदी के लिए खुद अपना घर में जीत पाना मुश्किल हो जाएगा? दीदी तो अपना सीट छोड़कर भागी नहीं। दीदी तो 2 ऑप्शन रखी नहीं। अगर अमित शाह बैठ के कुछ कह सकते तो दीदी का भी आइडिया होना चाहिए। दीदी भाई 40 साल 50 साल की राजनीति कर रहे हैं, 15 साल से सीएम है। तो अगर अमित शाह तो पहले ही कह चुके कि जो भी कहते हैं वो अल्फाज होता है, लफ्ज होता है, जुमला होता है। जुमलेबाजी में एक्सपर्ट है, जुमलाबाजी में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन दीदी को भवानीपुर से हराना मतलब बिल्कुल नामुमकिन है, मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। लेकिन दीदी तो नंदीग्राम से तो हार चुकी है ना। वो कैसे हारी? चीफ मिनिस्टर हारी वो कैसे हारी वो भी आपको पता है, सबको पता है किस तरीके से हराया गया है। काउंटिंग में हेराफेरी की गई है, लाइट बुझाया गया है। एक सीएम को अपने एक नेता, जो बंगाल की नेता, जो नंदीग्राम के दिग्गज शुभेंदु अधिकारी को उनके घर पर जाकर न सिर्फ चैलेंज करती है बल्कि उनके साथ लड़ती है। और काउंटिंग के दिन आपको याद होगा पहले अनाउंस हो गया था कि दीदी जीत चुकी है, उसके बाद अचानक से इसमें रिजल्ट में चेंज किया गया था, जो जाके कुछ चंद वोटों से, एक एमएलए अगर चंद वोटों से जीतता तो उसको जीत मैं नहीं समझता हूँ। वो भी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के होम ग्राउंड पर जाकर दीदी ने किया था। वही खेला वो खेलने आया है, लेकिन बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। दीदी को टीचर को सिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत अलग हो गया। कितना सीट आप लोगों को मिलने जा रहे हैं, चलिए बताइए। हम लोग प्लस होने जा रहे हैं, इस बार 213 था ना, इससे ऊपर जाने वाले हैं।
अब बीजेपी 50 के नीचे आने वाली है, वक्त आने अमित दीजिए। शाह मोदी बार बार बोल रहे कि 177 इस बार बीजेपी। बोला तो सबसे पहले आपको, अमित शाह जी तो जुमलेबाजी में एक्सपर्ट है, जुमलेबाजी का यूनिवर्सिटी से वो मास्टर्स करके आए हैं, उनको जुमला के सिवा और कुछ नहीं आता है, समझे ना। उनका भी वक्त अच्छा चल रहा है, वक्त आने दीजिए। 4 तारीख को क्या होगा? 4 मई को भारी बहुमत से टीएमसी की सरकार बनेगी बंगाल में, टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। भारी और बहुमत कलकत्ता पोर्ट से। बबीता जीत रहे हैं, इसमें और कुछ कोई डाउट ही नहीं है। मतलब दिल में आया आपने बोल दिया। दिल में नहीं आया, आवाम से पूछ लीजिए, घूम के देख लीजिए, घूम के मेरे बोलने पर मत जाइए। आप तो मीडिया वाले, आप तो सब जगह जाके देखिए ना, देख कर पता कीजिए, उससे बात कीजिए, देख के समझ में आ जाएगा। मेरे बोलने से नहीं, मैं तो टीएमसी करता हूँ, मैं तो टीएमसी के बारे में बोलूंगा ठीक है, लेकिन आप खुद जाइए, आप तो मीडिया वाले, आप जाके देखिए, देख के बताइए। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी कोई फैक्टर है कैंडिडेट? कुछ माने नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लड़ने का हक सबको है, सब लड़ सकते हैं, डेमोक्रेसी में यही होता है, और हम चाहते हैं कि ये डेमोक्रेसी कायम रहे। जिस तरह से बीजेपी पूरे हिंदुस्तान पर काबिज होते जा रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का जो कोशिश किया जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि डेमोक्रेसी का ये जो छाप है ये रहे, सब लड़े और अच्छे से लड़े, लेकिन जीत उसी का होगा जिसने काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साकिब शहजादा बॉबी, पश्चिम बंगाल तृणमूल माइनॉरिटी सेल के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है और कलकत्ता के 135 नंबर वार्ड मटिया बुरुज में ये खास तौर पर सरगर्म में रहता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार फिर से दीदी की सरकार 4 तारीख को 4 मई को बनने जा रही है।